students, welcome to Saurya Learning. In today's session, we are going to learn about the capital markets and how to maximize the shareholders' wealth. So, we will see that what are the role, how the capital markets play a major role in the maximization of the shareholders' wealth. So, class, we know that what is the main aim हमारी कंपनीज को रन करने के लिए what is the main aim? It is to maximize. हमें अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को हमें अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करना है, राइट? बिकॉज दे आर द अल्टीमेट ओनर्स. So what is the capital market? Their role in the maximization of the shareholders' wealth. So are you ready to learn? Yes. So we commonly use the word market. Market क्या होती है students? मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन सेल एंड परचेज डिफरेंट आइटम्स, जहां पर हम कुछ खरीद सकते हैं या फिर कुछ सेल कर सकते हैं. तो अगर व्हेन आई यूज द कैपिटल मार्केट, सो व्हाट इज कैपिटल? Capital market is the market where also we can trade, we can sell and purchase, but specifically the shares and the bonds. So अगर आप financial market कह सकते हैं उसे, या फिर investing market कह सकते हैं, तो जहाँ पर हम long term investments के लिए अपने shares को sell and purchase करते हैं, stocks को, bonds को sell and purchase करते हैं, that is known as the capital market or the financial market. So next question comes, what is the role of the capital market in the maximization of the shareholders wealth? So class, हमने लास्ट फ्यू मॉड्यूल्स में पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है. फाइनेंशियल मैनेजर हम रोल्स स्टैंड आउट बिटवीन द फाइनेंशियल मार्केट एंड द फर्म्स ऑपरेशन. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट हेल्प करती है फाइनेंशियल मैनेजर को, राइट? So for any large big company which is a quoted company, so वहाँ पर हम किसी भी big large company की performance कैसे check करते हैं? Especially एक financial market में check करते हैं. If the share price is going up, if the company is providing good returns to the shareholder, that means company is good. The image of the company is good in the market. Similarly, तो कैपिटल मार्केट हमें दो तरीके से हेल्प करती है. फर्स्ट, वो फाइनेंशियल मैनेजर्स को हेल्प करती है हमें किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें किस कंपनी के थ्रू फाइनेंस रेज करना चाहिए. एंड सेकेंड, ऑल्सो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प कंपनीज टू मॉनिटर द फाइनेंशियल मैनेजर्स परफॉर्मेंस. सो दिस इज बोथ द साइड केस. फाइनेंशियल मैनेजर्स हेल्प लेते हैं मार्केट की अपने प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए, अपने डिसीजंस को लेने के लिए, टू बाय हैविंग द लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज. एंड वाइस वर्सा, कंपनीज मॉनिटर करती हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को. अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजर किसी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करे, दैट मीन्स its financial managers is doing good, is doing the good analysis, so that means they are monitoring the performance of the financial manager. This is both sides. Hence our capital markets play a major role in making the financial decisions. Either the companies are monitoring the managers in the market, and the managers are checking the performance of the companies in the market. So that is the case कि आप देखेंगे कि मार्केट में हमें कैसे पता चलता है कि कहाँ पर टेक ओवर की, कहाँ पर मर्जर की अपॉर्चुनिटी बन रही है. तो जहाँ पर अगर आप देखेंगे किसी कंपनी का शेयर प्राइस लो जा रहा है, बट वहाँ पर एक पोटेंशियल है किसी काम को या किसी प्रोजेक्ट को करने की, तो दैट मीन्स यू कैन टेक ओवर दैट कंपनी. सपोज अगर हमारे पास है कि कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, तो हम उस कंपनी के अंदर मर्ज हो सकते हैं. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है कि कैसे एक फाइनेंशियल डिसीजन को लिया जा सकता है. सिमिलरली, अगर आपको एज अ शेयर होल्डर लग रहा है कि किसी भी कंपनी, हमारी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल remove the or change all the board of directors, and changing board of directors means having the new management team. So that means आप अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, तो you are changing your managers. So that means you are also monitoring the performance of your managers with the help of these financial markets, or you can say capital markets. So in conclusion, now I am going to tell you the key effects of the capital markets in the firm's performance. So अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया, उसके बाद हम देखेंगे कि what are the major key effects of the capital market in the firm's decision. So अभी हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए क्लास? I am going to tell you one by one. First one is the mergers and takeovers opportunities are exploited. आपकी फाइनेंशियल मार्केट जो होती है, कैपिटल मार्केट,
they create threats and opportunities, right? So if you think that your company is underperforming and someone is trying to take over your company, so that is your threat. And opportunity, if you are having a very good performance and the other company is also performing good, you have an opportunity to merge or opportunity to take over the other company. So here the capital market help us to create the threats and the opportunities for mergers and takeovers. So this is the first effect that the capital markets have on the firm's decision. Right. Now, second effect is the cost of capital. Major investment needs the cost of capital. Now I should need, where should I invest, what is the cost of taking that particular project. So what will I do, that if I invest in this particular company or in this particular option, so what will I get, what is the return that I will get. Or if I am taking this particular project, so what will be the cost of capital. So this capital market helps us in calculating the cost of capital or cost of investment, right? Third key effect is the limitation of the supply of capital. Suppose you have the limitation कि आपके पास कैपिटल नहीं है कंपनी को फर्दर रन करने के लिए, आपके पास सप्लाई कम आ रही है या फिर आपके सेविंग्स खत्म हो गए हैं, आपको बैंक और लोन नहीं दे रहा है. सो हाउ कैपिटल मार्केट विल प्ले अ रोल, दैट यू विल हैव द ऑप्शंस, वेरियस ऑप्शंस टू रेज द कैपिटल इन द मार्केट. सो अगर आपके पास एक ऑप्शन बंद हो गया तो यू विल हैव द डिफरेंट ऑप्शन. जैसे हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमें एक शॉप क्लोज मिली है तो दूसरी शॉप पे भी सेम आइटम मिल जाएगी सिमिलरली, या फिर उससे बेटर भी मिल सकती है एट अ चीपर रेट. सो सिमिलरली कैपिटल मार्केट हमारा रोल प्ले करती है. वहाँ पर अगर हमारे पास लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल है, देन दे आर अवेलेबल, दे कैपिटल मार्केट्स अवेल अस द डिफरेंट मेथड्स टू रेज द फाइनेंस. Right. And the last key effect is the externalities. What are externalities? This is the word which means that I'm doing something, but a different activity has been done, which is I'm not doing it intentionally, but it is happening. Suppose आई एम रनिंग अ फैक्ट्री टू सेल माई प्रोडक्ट, साथ में पॉल्यूशन भी हो रहा है, बट मेरा इंटेंशन पॉल्यूशन करने का नहीं था, या फिर मैंने बिजनेस पॉल्यूशन करने के लिए नहीं स्टार्ट किया था. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, बट साथ में पॉल्यूशन भी हो रहा है. तो दिस इज द एक्सटर्नलिटी. आर यू गेटिंग व्हाट इज द टर्म एक्सटर्नलिटी? सो एनी एक्टिविटी दैट कैन have the cost or benefit to the company is known as externalities. So all those externalities require their managers. ठीक है. सो अब एक्सटर्नलिटीज हर एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है. अब हमारे मैनेजर्स का क्या रोल है कि जितनी भी मार्केट के अंदर एक्सटर्नलिटीज है वो आपको हेल्प करती हैं टू ऑर्गेनाइज योर, have the look at the role of your organization. Suppose I am doing something which is benefiting the other, or I am doing something which is not benefiting the other, which is having some loss on the society as a whole, or as on a particular company. So my externalities, these externalities help managers to check the role of your organization. So this capital market helps us in managing or organizing your role in the market. नेक्स्ट इज द थियोरी ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ. अभी तक हमने देखा कि कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं, प्लस उनका रोल क्या होता है हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए. बट देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी कंपनी टू मैक्सिमाइज द वेल्थ. नाउ हमने देखा था लास्ट सेशन में, देयर आर दी सम स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एंड दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. देन वी डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देयर ऑब्जेक्टिव्स. सो दोज कॉन्फ्लिक्ट्स आर दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ. अब हमें अपने शेयर होल्डर्स के ओनर्स की वेल्थ को प्रॉफिट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट्स देने, बट उसके साथ हमारे पास अपनी ही कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. ठीक है. तो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सॉल्यूशंस ऑफ रिड्यूसिंग दोज कॉन्फ्लिक्ट. सो हमने देखा कि कैपिटल मार्केट कैसे हेल्प करती है मैक्सिमाइज करने के लिए, बट कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिड्यूस करते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशंस ऑफ दोज कॉन्फ्लिक्ट्स. सो फर्स्ट वन इज माय एजेंसी थियोरी. Agency theory I am repeating because you must be knowing what is the name of that solution.
उसके थियरी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस थियरी टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम मीन्स आप एक शेयर होल्डर है एंड मैनेजर इज वर्किंग फॉर यू, सो यू आर द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज एक्टिंग एन एजेंट। दैट मीन्स आप मैनेजर जो है वो शेयर होल्डर के लिए काम कर रहा है, सो दैट मीन्स प्रिंसिपल कौन हुआ यहाँ पर, शेयर होल्डर, एंड मैनेजर इज एन एजेंट। अब प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के ही डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अब प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक एजेंसी थ्योरी है दैट टॉक्स अबाउट द इनकरिंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट को इनकर करते हैं, अगर कंपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करती है, देन वी कैन रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कि दोनों के ही ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो। तो आई एम रिपीटिंग, हमारे शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, शेयर होल्डर्स क्या चाहते थे, मैक्सिमम प्रॉफिट, बट मैनेजर्स का क्या था, गुड सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, हॉलीडेज, कंपनी कार्स एंड लीव्स, राइट। बट ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है शेयर होल्डर के ऑब्जेक्टिव से। सो अब प्रिंसिपल क्या करेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करेगा टू रिड्यूस दोज कॉन्फ्लिक्ट्स टू फॉर द एजेंट। अगर मैं कहूँ कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर लीजिए, प्रॉपर डेडलाइन के अंदर इस प्रोजेक्ट को कर लीजिए, आई विल गिव यू अ हॉलीडे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के ही कॉन्फ्लिक्ट्स, दोनों के ही ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं। शेयर होल्डर को उस प्रोजेक्ट से बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो गए एंड मैनेजर को एक अच्छा हॉलीडे मिल गया। सो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंसिपल ने एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया टू fulfill his objective, and which is leading to the also the fulfillment of the objective of the manager. So this cost, this extra cost which principal is incurring for the agent is known as the agency cost. ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किया कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा सा एजेंसी कॉस्ट, प्रिंसिपल जो है एजेंसी कॉस्ट इनकर करेगा, सो दैट दिस conflicts, this problem can be reduced. So this is all, this agency theory is all about this principal agent problems and their agency cost. Can you think of the any other example of this? Yes. So now I am talking about the conflict of the government and the company. अब कंपनी का maximum, obviously shareholders, company means shareholder, shareholders is want to maximum profits, but government want the company to act legally. ठीक है, अब अगर कंपनी लीगली एक्ट करती है, सो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट कंपनी हियर, हु इज द प्रिंसिपल, नाउ अगेन द शेयर होल्डर इज द प्रिंसिपल, hence company will do, they will incur some extra cost so that they can do their paperwork, they can do the proper waste management, so that the government has no problem in company working. So what this extra cost means, that means this incurring this agency cost or this some extra cost will lead to the reduction or minimization of the conflicts in the objectives of the both shareholders and the government, hence the problem is resolved. So this agency theory is all about your principal agent problems, nature of the agency cost, how to incentivize and how to reduce these problems. So okay, I will give you some one more example about this principal agent problem. Have you heard about the biometric in the companies? So पहले biometric नहीं होता था, अब क्यों है? ओके, व्हाट हैपन, अब एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स अलग है, वो चाहते हैं कि वो प्रॉपर सिर्फ 9 to 5 काम करें और प्रॉपर, अगर बायोमेट्रिक नहीं है तो वो शायद जल्दी भी निकल पाए ऑफिस से, जल्दी घर पहुंच पाए अपनी फैमिली के साथ, बट व्हाट मैनेजर्स वांट, दे वांट देम टू कंप्लीट देयर टास्क फॉर दैट डे, राइट। सो हेंस द कंपनी, व्हाट कंपनीज हैज डन, उन्होंने क्या किया, बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया। अब थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, क्योंकि आपको बायोमेट्रिक लगवाने के लिए कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी कॉस्ट, बट उससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके लिए प्रॉपर काम करेंगे, दे कांट चीट यू, दे कांट फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो यू कैन सी देयर परफॉर्मेंस एंड वहाँ पर आप वो भी कह सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन 8, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 9 hours, व्हाई वुड आई डू द एक्स्ट्रा वर्क। सो हियर इट इज दी, आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं एंड ऑल्सो एम्प्लॉयज़ विल वर्क फुल टाइम फॉर यू। सो दिस इज दी
main agency theory where the principal agent problem is resolved by having some agency cost. Hence, using this theory, we can resolve the conflicts between various stakeholders of the company and by monitoring the agents by having the agency cost. Okay, the next solution is your role of information. Role of information means sometimes what happen in a company, जो information shareholder के पास है शायद वो information manager के पास नहीं है, and maybe the information that what manager is having is not known by the employee. अब मैनेजर को पता है दिस प्रोजेक्ट इज रिस्की बट विल गिव यू द मैक्सिमम प्रॉफिट्स, बट एम्प्लॉयज को नहीं पता है, उनको सिर्फ बोला गया है कि ये काम कीजिए. अब अगर आपके एम्प्लॉयज को पता है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने से कंपनी को 10 टाइम्स प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो व्हाट दे विल डू, ऑब्वियसली दे विल डिमांड मोर सैलरी, मोर इंक्रीमेंट्स, बिकॉज दे नो कि कंपनी को अगर 10 टाइम्स प्रॉफिट हुआ है तो दे ऑल्सो वॉन्ट कि एटलीस्ट दे शुड बी हैविंग 2 टाइम्स ऑफ इंक्रीमेंट. Right, so this role of information always play a major role, and also it is not compulsory to share all the information with all the stakeholders. ठीक है, so what is known by a shareholder is not necessary to be known by a manager, and similarly by a manager or employee. The way you are processing, you are manufacturing your products, the strategy behind the production is not known by your customer or maybe your competitor. Right, अगर आप अपनी strategy, अपनी production प्रोसेस जो है वो अपने कस्टमर्स या मार्केट में बताते हैं तो दैट मीन्स आपके कंपटीशन आप अपना इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो एवरी इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी शेयर्ड बाय एवरी स्टेक होल्डर. सो दिस रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्ले अ मेजर रोल दैट इन द रिडक्शन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द कंपनी. ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैनेजर को पता है और एम्प्लॉय को नहीं पता, इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू. समटाइम्स some information is also needed to be shared by, suppose if there is information about loss, then obviously if the employee is knowing, the manager is telling the employee that we had a loss, he or she can't ask for the increment next year. So the role of information, which information should be shared with all the stakeholders and which information should not be shared. Okay, sometimes you should also share the profits, very good profits in the market to make a good image. Right, it is not employees, maybe your investors, they should know that you have earned a very good profit so that they can invest in your company. So one should be very particular about which information should be shared with whom. So this is the role of information in maximizing the shareholders' wealth. After agency theory and the role of information, there is one more solution, the role of agreements. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कैसे हमारे किसी भी जॉब को हम जब ज्वाइन करते हैं तो देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड अ कंपनी. सो व्हाई वी हैव दिस एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉय? सो दैट मीन्स समटाइम्स इट इज मेंशन्ड कि आप 1 टाइम तक प्रोबेशनरी पीरियड पर है, या फिर आपको 6 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, या फिर आपको 11 मंथ्स के बाद ही इंक्रीमेंट मिलेगा और आपकी ड्यूटीज उसके अंदर मेंशन होती हैं. सो दिस मीन्स यू आर रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर आपके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आपको लिखा है कि आप 2 ईयर्स तक वो कंपनी रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, तो दैट मीन्स आपने वो साइन किया है इस एग्रीमेंट के थ्रू, आप जो भी उस एग्रीमेंट में मेंशन है उसको अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं. राइट, सो दैट मीन्स दिस इज reducing the conflict. A manager simply will say that you have signed this agreement and all these things are mentioned in this agreement that for next 2 years your salary will be this X amount. Now the employee won't ask for the increment for the next 2 years. Right, so 2 years के लिए आपके conflicts खत्म हो गए managers और employees के बीच में. So this role of agreement play a major role where agreement is mentioning ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, बट येस ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं. मे बी हमारी कंपनी ही नेक्स्ट 2 ईयर्स में बंद हो जाए, या फिर मे बी हमें ही शायद उस एम्प्लॉय को फायर करना पड़ जाए. सो एवरी फ्यूचर सिनेरियो कांट बी mentioned in the agreement or can't be known at the present time, but हम जितना possible हो सकता है उतना agreement पे mention करते हैं so that there are reduced or the minimum conflicts. Okay,
one more is that there is a warranty period. कार्ड मिलता है आपको जब आप, अगर हम कस्टमर और कंपनी के बीच में बात करते हैं तो देयर इज अ बिल एंड अ कार्ड, ठीक है। तो वो क्या है, वो दैट इज अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट इवन कि आपने इस डेट को ये प्रोडक्ट आइटम इज मेंशन परचेज किया था और कंपनी इस प्रोडक्ट के लिए 1 ईयर वारंटी देती है। अगर आप उसके बाद आते हैं तो दैट मीन्स you are not eligible for the warranty or the exchange. So that means this agreement, that warranty card is minimizing the conflicts between the customer and a company. अगर आप within one period exchange करते हैं तो we will give you a next product, but after 1 year the company is not responsible. So this is again a agreement. So these agreements between various stakeholders again help the company in minimizing the conflicts between the objectives. Every stakeholders have different objectives and then we have different solutions to reduce the conflicts between those objectives. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। देन वी हैव द 3 बेसिक सॉल्यूशंस, दैट इज द एजेंसी थियोरी, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एग्रीमेंट्स, एंड हाउ वी यूज दीज सॉल्यूशंस टू रिड्यूस दोज conflicts. I hope you have understood these methods and you know how to deal with these methods. Okay students, thank you. Keep learning. Stay safe.